Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with 11th March. आज देखते हैं क्या क्या यूपीएससी आपसे पूछ सकता है आज के अखबार से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको एक बार दिखा दूं क्या हाईलाइट क्या क्या हम देखने वाले हैं, तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक सुकून रहेगा कि समझ में आएगा कि यार मेरे से बनता है कि नहीं। तो पहले तो हम ईएफटीए के बारे में जानेंगे, टेपा के बारे में जानेंगे, गिग वर्कर्स के बारे में जानेंगे। द सेकेंड न्यूज विल बी ऑन गिग वर्कर्स। ठीक है, फिर छोटी मोटी आपको चीजें दिखाता जाऊंगा मैं। हलीम, जैसे हलीम यहाँ पे हैदराबाद में उसको जीआई टैग मिला है, इसका नाम याद रखना। तो तीसरी चीज हलीम हो गई। चौथा फिर हम देखेंगे आपका आई थिंक एडिटोरियल पेज पे आ जाएंगे। फिर हम हाँ नहीं, एडिटोरियल साइंस में देखेंगे कि किस तरीके से सेक्सुअल फ्रूट फ्लाई जो है उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे, मोटा मोटा क्या है, कुछ नाम, साइंटिफिक नेम, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे आप देख लेंगे कनेक्टोम के बारे में। दिस इज कनेक्टोम, द मैप ऑफ द ब्रेन, उसके बारे में जानेंगे। देन वी विल मूव टू द एक एडिटोरियल पार्ट पे देखेंगे। एडिटोरियल पार्ट में जो रहेगा दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टोल कलेक्शन सिस्टम एंड उसके बारे में भी जानेंगे। देन वी कैन मूव हेड एंड वी विल सी कि क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन को इतना ऑल टाइम हाई पे ले जाके छोड़ दिया है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे नाइजीरिया के कुछ स्पेशल प्लेसेस, उनके बारे में जानेंगे। एंड देन लास्ट वील गो टू आई थिंक दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डेवलप्ड इन जर्मनी, तो उसके बारे में जानेंगे। तो काफी काफी मोटा मोटा बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों से सब बनता है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं बनता तो सीख लीजिए। सबसे पहले तो इंडिया ने साइन किया है फ्री ट्रेड पैक्ट विद 4 यूरोपियन नेशंस एंड नाउ दे आर आइंग $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, $100 बिलियन क्यों आएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। हमने ईएफटीए से ऑलरेडी कहा था कि आप हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड उसमें देखो यही है कि द गोल ऑफ रीचिंग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और ये चार जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज ईएफटीए की कंट्रीज हैं, विच इज द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इनको? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बोलते हैं। और इसमें चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो आइसलैंड याद रखेगा, लिचेस्टीन याद रखेगा, नॉर्वे याद रखेगा और स्विट्जरलैंड याद रखेगा। आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, दीज आर द 4 कंट्रीज। एंड इस एग्रीमेंट को बोलते हैं टेपा, यानी कि द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? टेपा, यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई मोटी मोटी जो आपको पता होनी चाहिए। देन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है कंट्रीज, उनके बारे में आपको जानिए। नाउ द एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द ईएफटीए स्टेट्स। जो ईएफटीए स्टेट्स हैं, करके रेटिफाई, साइनिंग हो गई है, अब रेटिफिकेशन भी होगा, है ना। हो सकता है वहां की जो पार्लियामेंट है उससे रेटिफाई कराएंगे, है ना। तो वो जब रेटिफिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक बाइंडिंग क्लॉज है, बाइंडिंग ए कमिटमेंट टू इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया फ्रॉम द ईएफटीए कंट्रीज। सबसे बड़ी बात यह है कि बाइंडिंग है ये चीज कि $100 बिलियन का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। और उनके लिए फायदा इसलिए क्योंकि उनको ऑब्वियसली मार्केट मिलेगा। अभी अगर हम बात करें ईएफटीए कंट्रीज के साथ, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है। क्या चलता है? ट्रेड डेफिसिट। अगर आप लोग को नहीं पता कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, तो ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हम इनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और हम इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज द ट्रेड डेफिसिट वाला पोर्शन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सेकंड न्यूज आर्टिकल है, गिग वर्कर्स सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब अभी एक बेसिकली रिपोर्ट आई है। अब ये तो ऐसी नहीं कि हमको नहीं पता, हमको ऑलरेडी पता है। गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, यानी कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं? एक्चुअली वो होते हैं जो फ्रीलांसिंग ऐप बेस्ड सिस्टम। प्लेटफॉर्म मतलब जैसे जोमेटो क्या है, जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है। अब वो कुछ राइडर्स को बोलता है कि भैया आप अगर पहुंचाओ तो हम पर राइड आपको ₹20, ₹30, ₹45 प्रोवाइड करेंगे सिटी के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? एक प्लेटफॉर्म में जाकर के आप ले रहे हो, फ्रीलांसिंग दे रहे हो। आज आप जोमेटो को दे रहे हो, कल आप स्विगी को दोगे, परसों ओला को दोगे, नरसों किसी और को दोगे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म जॉब्स जो हैं, ये जो एक तरीके से नॉन सिक्योर्ड जॉब्स हैं, तो ये आते हैं गिग वर्कर्स में ना। एक बार डेफिनेशन देख लेंगे अपन, है ना। लेट्स सी द डेफिनेशन वंस। ठीक है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर्स डेफिनेशन। ठीक है ना, ऑनलाइन सब प्रयोग करना जरूरी है। तो गिग वर्कर देखो, गिग वर्कर्स इज एन इंडिविजुअल, अरे कहाँ चला गया यार, हाँ। So the gig worker is an individual who engages in short-term, flexible jobs, typically as a freelancer, consultant or independent contractor, unlike the traditional employees bound on a single employer। जो traditional employer system है,
उसमें ना बंध करके ये जो गिग वर्कर्स हैं ये फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब देयर इज अ फ्लेक्सिबल जॉब, दे हैव शॉर्ट टर्म जॉब एंड दे typically work as a freelancer and they do not enter into the typical employee employer relationship, है ना। तो एक ये टर्म जरूर याद रखना कि टिपिकल जो मतलब पहले चलने वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था उसमें ये नहीं बंधते हैं, वो अलग रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कल बता रहा था हलीम के बारे में, तो यहाँ तक हलीम भट्टी दिख रही है आपको, हाँ याद रखिएगा, इट इज अ डेलिकेसी विच इज प्रिपेयर्ड इन हैदराबाद, और हैदराबाद को इसके लिए हलीम के लिए ज्योग्राफिकल टैग भी मिला हुआ है ना, तेलंगाना स्टेट में मिला है, हैदराबाद को स्पेसिफिकली। हैदराबाद का कल हमने एक और जीआई टैग देखा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हैं कि कौन सा वो जीआई टैग था तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग, है ना। एंड प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट ऑल्सो, ये आप लाइक और शेयर जरूर किया करिए वीडियो, दैट इज द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, सो यू कैन डू दैट थिंग, है ना। अब इंडिया जो है आप सबको पता है इस समय केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे भारत में 2 इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो हट गए हैं, अब अभी रिसेंटली उन्होंने रिजाइन कर दिया। नाउ 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड अंडर द न्यू लॉ विच हैज बीन पास्ड। 13 मार्च को ऑलरेडी पता है आपको कि नया लॉ पास हो ये सॉरी आज 13 मार्च, जब 13 मार्च तक ये ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो जाएगा, और नया लॉ ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट मंथ आपको न्यूज में था, मैंने बताया भी था कि हमने नया इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का लॉ चेंज कर दिया है। अब इसमें नया लॉ क्या है कि एक कमेटी बनती है, अब ये कमेटी में कौन कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, तो एक तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी होती है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मिनिस्टर होता है, और तीसरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ना, तो वो होते हैं। तो अब मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट के मन से ही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आएंगे, तो ये भी एक चीज है इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पर हम आते हैं, साइंटिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाई द सेक्सुअल फ्रूट फ्लाई टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, ये हम फ्रूट फ्लाई का नाम देखेंगे जो इसका साइंटिफिक नेम है, बाकी इसका साइंस इसकी रिप्रोडक्शन की साइंस हमको कोई मतलब नहीं है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट ऑर्गेनिजम्स ऑफ जेनेटिक रिसर्च, एंड इसी कारण से इसका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा करके अभी देखा गया है रिसेंटली, दैट हैज बीन ट्राइड, और इसमें कुछ जीन्स थे जो न्यूज में थे, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डीएनए के बारे में, देखो थोड़ा सा बताया कि डीएनए इज अ लैडर लाइक मॉलिक्यूल, इट्स 2 रेल्स और स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड शुगर डीऑक्सी राइबोज मॉलिक्यूल। याद रखिएगा जो इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जैसे अगर डीएनए अगर मैं आपको बनाऊं, जैसे मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है ऐसे, तो अगर मैं आपको यहाँ इस तरह से बना के दिखाऊं तो इस तरीके से स्ट्रैंड्स होते हैं, एंड इट्स अ लैडर लाइक है, अब दिख रहा है 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, और आपकी ये जो डबल स्ट्रैंड्स है, ये एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड जो ये हो गया, जो ये वायर्स हैं, ये स्ट्रैंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड शुगर डीऑक्सी राइबोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एंड ईच शुगर इज बेसिकली अटैच टू 4 केमिकल बेसेस, 4 केमिकल बेसेस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडिनाइन, लिख लो, या ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख सकते हो, इसको लिख लेना। ये देखो 4 जो इसके केमिकल बेसेस होते हैं, इनको बेसेस कहा जाता है, ये है, एक है एडिनाइन ए, साइटोसाइन सी, गुआनाइन जी, एंड आपका थाइमीन यानी कि टी, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, साइटोसाइन गुआनाइन एंड एडिनाइन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि साइंस में पूछ सकता है इनमें से कौन सा डीएनए का होता है। अच्छा, आरएनए में थोड़ा अलग होता है, तो मैं आरएनए के भी आपको 4 बता दूं, 4 केमिकल बेसिस ऑफ आरएनए, अब उसमें यूरासिल एक नया आ जाता है ना, तो लेट्स सी द नेम, तो यहां पे देख लो एडिनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड यूरासिल। अब चौथा देखो यूरासिल, थाइमीन था उसमें, है ना, अगर आपको याद हो जो मैंने पीछे बताया था न्यूज में, तो उसमें आपको यहाँ पे देखो थाइमीन दिख रहा था, थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह यूरासिल हो जाता है। तो अगर आरएनए की बात करेंगे तो एडिनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड यूरासिल, और डीएनए की बात करेंगे तो एडिनाइन, साइटोसाइन, ये गुआनाइन और थाइमीन, है ना, यूरासिल आपके आरएनए में होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, ये भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक टर्म जैसे पार्थिनोजेनेसिस, एक टर्म था पार्थिनोजेनेसिस, तो लेट्स सी अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, तो आप भी मेरे साथ ये पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है
Parthenogenesis is a type of asexual reproduction. It's a type of asexual reproduction involving the development of female gametes without any fertilization. तो बिना किसी fertilization के जब आप reproduction करते हो तो it's a move of that. It's a reproductive strategy that involves development of a female gamete without fertilization. बिना fertilization के female gamete develop किया जाता है, तो ये होता है parthenogenesis. तो ये lower plants, invertebrates, animals, इन सब wasp, aphids, rotifers, ants, इन सब में हो सकता है. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कनेक्टोम, द मैप ऑफ द ब्रेन है ना. तो यहाँ पे लिखा है, देखो, लेट्स सी. The connectome is a comprehensive, देखो लिखा है, the connectome is a comprehensive map of connections और synapses. जैसे जब आप वो देखेंगे एक न्यूरॉन या आपका नर्व सेल को या न्यूरॉन को देखेंगे ना, तो उसमें एक सिनेप्स वाला पोर्शन होता है, एक को दूसरे से कनेक्ट करने वाला है ना. तो यहाँ पर जो सिनेप्स वाला रीजन है, तो उसके कनेक्शंस जो होते हैं, उनको कनेक्शंस को क्या कहा जाता है, कनेक्टोम. इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव मैप ऑफ कनेक्शन. एक्चुअली इट्स द मैप of connections, map of connections. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया. इसको कनेक्टोम बोलते हैं और इसमें न्यूरॉन किस तरीके से एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है, सिग्नल्स की, इंपल्सेस की, वो सारी चीजें है इसमें बनाया जाता है. नाउ अगर मान लो ये मैपिंग खराब हो जाए, अब ये मैपिंग खराब हो जाए तो जो ब्रेन डिफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ब्रेन डिफेक्ट्स कैसे, जैसे अल्जाइमर डिसीज हो गई आपको, है ना, या पार्किंसंस डिसीज हो गई, अल्जाइमर्स हो गई, ये सारी जो है आपकी ये कनेक्टोम में प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब कि जो मैप है वो सही नहीं दिखेगा, उसमें जो मूवमेंट है वो सही नहीं होगा. एंड वही सारी चीजें हैं जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. वी नीड लिमिट्स ऑन द इलेक्शन कैंपेन स्पेंडिंग. थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं क्या है इस आर्टिकल में. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आर्टिकल है इलेक्शन कैंपेनिंग वाला, इस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है एडवर्टाइजमेंट में या इन सब जगहों पे जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो कम होना चाहिए. दैट शुड डिक्रीज नाउ, है ना, बहुत ज्यादा है. अब इसके लिए कुछ कमिटीज के बारे में भी है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ. द कमिटीज विच हैज बीन मेंशन्ड हियर, है ना. सो लेट्स सी दैट आल्सो. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या क्या एडिटोरियल में मेंशन्ड है, तो लेट्स सी दैट एज वेल. तो एडिटोरियल में सबसे पहले ऑथर बताया कि 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो था वो चल रहा था. ठीक है. अब इंडिया शाइनिंग कैंपेन के अकॉर्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट की जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन थी 2004 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, उसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी. बिकॉज 150 करोड़ रुपए उसमें जो था वो मतलब स्पेंड कर दिए थे उन्होंने. एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एट दैट मोमेंट. ठीक है ना. धीरे धीरे ये स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल. एंड सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट गाइडलाइंस है 2015 एंड 16 में कि भैया रेगुलेट करो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स को, है ना. लेकिन रूलिंग जो पार्टीज हैं वो इन एडवर्टाइजमेंट्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करती हैं इलेक्शंस के दौरान. एंड इट डिसरप्ट्स द लेवल प्लेइंग फील्ड. जो इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाने का भी रीजन था, उसमें से एक रीजन ये भी था कि इट वाज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जो एक पार्टी है उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और बाकी पार्टीज जो है वो मतलब उससे कोप नहीं कर पा रही हैं. अब कैंडिडेट्स जो है दे हैव एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर इलेक्शंस, जैसे कि 95 लाख 95 लाख रुपए लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के लिए होता है लार्जर स्टेट्स में, एंड 75 लाख इन स्मॉलर स्टेट्स. मतलब लोकसभा में 95 लाख और 75 लाख की कैंपेनिंग का आप कर सकते हैं लार्जर और स्मॉलर स्टेट्स में रिस्पेक्टिवली. हाउएवर द कैंडिडेट्स आर स्पेंडिंग अ मेजर चंक ऑफ दीज, है ना, और ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं इसको, एंड अनफेयर इलेक्टोरल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अब यहाँ पे ऑथर ने दो कमीशन बताई है, एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 की और लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 की. इन दोनों ने एडवोकेट किया था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू आप करो, टैक्स पेयर का पैसा ना यूज करो, और मतलब हाँ गवर्नमेंट के थ्रू ही आप खर्चा करो, अलग से उसमें कोई आप मतलब एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो और उतने में ही आपको इलेक्शन कैंपेनिंग करनी, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी है ना. तो ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी याद रखिएगा 1998 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए था ये, और इसमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस रिकमेंड किया गया था. लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी. ठीक है ना. दोनों इंपॉर्टेंट है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. अब 2016 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किए थे रिफॉर्म्स टू एड्रेस द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस. अब इसमें सजेशंस दिए थे जैसे कि बैनिंग द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट 6 मंथ प्रायर टू द इलेक्शन, मतलब कि जनरल इलेक्शन के 6 महीने पहले आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, तो इससे कुछ पैसा बचेगा. देन अमेंडिंग लॉज टू लिमिट पार्टीज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कैंडिडेट्स, सेटिंग अ सीलिंग ऑन द पार्टीज एक्सपेंडिचर, अपॉइंटिंग एडिशनल जजेस फॉर स्विफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल बेस्ड केसेस, इलेक्शन बेस्ड केसेस. ये सारे
सजेशंस थे जो 2016 में रिकमेंड किए गए थे, तो वही ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे आर्टिकल के बारे में। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, अच्छा आर्टिकल था। नाउ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। तो अब टोल कलेक्शन का नया सिस्टम जो है प्रपोज किया गया है, इट हैज बीन प्रपोज। तो ये किया गया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री द्वारा, ऑब्वियस सी बात है दिस सिस्टम। एंड क्या है ये प्रपोज्ड हाईवे सिस्टम, मैं आपको बता दूं, इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विल बी यूज्ड टू रिफर एनी, द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू रिफर एनी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। इसमें जीपीएस और ये सब भी जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में ही आते हैं ना। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, और जीपीएस जैसे ही ये सिस्टम चलेगा सैटेलाइट के माध्यम से, तो ये इन्होंने बोला है इसमें एक ऑन बोर्ड यूनिट लगाई जाएगी, एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, व्हीकल के अंदर फिट किया जाएगा। एंड उसकी लोकेशन गगन, यानी कि जो आपका इसरो के द्वारा बनाया गया गगन सिस्टम है जिसमें सैटेलाइट एडेड नेविगेशन होता है, उसका भी यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, जिसकी एक्यूरेसी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स के आसपास, है ना। तो इसमें पूरी कंट्री की जो कोऑर्डिनेट्स उनको लिंक किया जाएगा, एंड देन वॉलेट के माध्यम से वो आपका ऑन बोर्ड यूनिट जो है वो लिंक रहेगी, वहां से फिर पैसा कटेगा। लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पे हालांकि इसको और डिटेल में लिख दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हाउ वुड दिस वर्क, व्हीकल्स विल बी इक्विप्ड विद एन ऑन बोर्ड यूनिट दैट ट्रैक्स लोकेशन वाया द गगन सिस्टम, ठीक है ना। तो गगन सिस्टम के माध्यम से व्हीकल्स में एक ऑन बोर्ड यूनिट लगाई जाएगी और उसके माध्यम से आपकी ट्रैक की जाएगी। देन हाईवेज कोऑर्डिनेट विल बी स्टोर्ड डिजिटली, हाईवे के कोऑर्डिनेट जो है वो स्टोर किए जाएंगे, एंड टोल्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप जितना चलोगे उतना ही कैलकुलेट किया जाएगा, उतने में ही, मतलब अगर आप टोल रोड पे 500 मीटर चल रहे हो तो आपको 500 मीटर का ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अभी क्या है, एक बार आपने टोल पास किया नहीं कि आपको पूरा जितना भी है उतना देना पड़ेगा। एंड गैंट्रीज विद कैमराज विल बी प्लेस्ड एट इंटरवल्स टू इन्फोर्स पेमेंट एंड कैप्चर द लाइसेंस प्लेट्स, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा जैसे चैलेंजेस क्या रहेंगे कि अब मान लो वॉलेट ही एम्प्टी है, आपका वॉलेट ही खत्म है, तो वहां से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट कैसे होगा, लोग कैसे भरेंगे। तो ये है एक इंपॉर्टेंट जो है चैलेंज आने वाला है। एंड किस तरीके से आप अनपेड टोल्स या ऑफेंसेस कैसे आप डिजिग्नेट करोगे, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न सबसे ज्यादा है, क्योंकि गगन सिस्टम के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसकी लोकेशन 24/7 ट्रैक कर रहे हो, तो इसमें प्राइवेसी के कंसर्न बहुत ज्यादा है। एंड अब हो सकता है ये सिस्टम फास्टैग के साथ को एग्जिस्ट करे, या हो सकता है ये फास्टैग्स को रिप्लेस भी कर सकता है, बट दैट इज द न्यू सिस्टम दैट हैज बीन प्रपोज्ड। गगन के माध्यम से और सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से यूज किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है व्हाट आर द फैक्टर्स पुशिंग बिटकॉइंस टू ऑल न्यू हाई। तो अब यहाँ पे दो रीजंस हैं जो कि हैं बेसिकली, बिटकॉइन की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्यों? पहला रीजन सबसे बड़ा है कि जो यूक्रेन रशिया का वॉर है वो थोड़ा थमने का, मतलब थोड़ा उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं ना। तो फर्स्ट इज द जियो पोलिटिकल रीजन, की जो जियो पोलिटिक्स है वो ऐसी है कि नया कोई वॉर नहीं शुरू हुआ है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा जो सिस्टम है, जो जो चीज है, वो रीजन है बिटकॉइन हाफिंग या बिटकॉइन हेल्विंग जिसको हम बोलते हैं। तो बिटकॉइन हेल्विंग क्या होता है, तो हर 4 साल में क्या किया जाता है ना, मैंने आपको बताया था कि जैसे बिटकॉइन जो लोग निकाल रहे हैं, जो लोग अभी बिटकॉइन निकाल रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक, आपने बिटकॉइन निकाला तो आपको एक बिटकॉइन निकाला तो आधा बिटकॉइन दिया जाएगा, आपने 2 बिटकॉइन निकाले तो 1 बिटकॉइन आपको दे दिया जाएगा। तो आपकी माइनिंग के ऊपर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। अब हर 4 साल में क्या करते हैं कि ये जो निकालने वाले लोग हैं उनके सामने एक नई समस्या आती है बिटकॉइन हेल्विंग की। मतलब कि अगर आपको 2 निकालने पे 1 मिल रहा था, तो अब 2 निकालने पे केवल आधा मिलेगा। तो ये बिटकॉइन हेल्विंग करते हैं कि इसमें जो आपको नंबर ऑफ बिटकॉइंस मिल रहे हैं एज अ रिवॉर्ड, वो घट जाते हैं। अब वो घटने से क्या दिक्कत होती है ना, कि जो लोग निकाल रहे हैं वो सोचते हैं कि यार अभी अभी निकालने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हम इतनी माइनिंग करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, माइनिंग करेंगे, उसके बाद हमको मिलेगा भी आधा, तो हम रुक जाते हैं। अगर वो रुक जाएंगे तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगी, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से ये रीजन भी है कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, बिटकॉइन हेल्विंग के कारण। और दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड में, वो है इथीरियम। याद रखिएगा, बिटकॉइन डोमिनेट करता है, कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं पे 500 बिलियन है, जस्ट इसका आधा आप देखें तो इथीरियम है। इथीरियम में एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होती है, बिटकॉइन में भी प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल यूज हो रहा है, इथीरियम में वहीं पे प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल यूज होता है। याद रखिएगा, इथीरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक यूज होता है एंड बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल यूज होता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ नाइजीरिया न्यूज में था, कुछ लोकेशंस में आपको बता दूं साउथ अफ्रीका की। नाइजीरिया में एक जगह है कुरीगा,
Kuriga is a place, Sokoto is a place, Borno state is a place, Chibok is a town there, and Kaduna is also a state, and Kuriga याद रखिएगा, Kaduna याद रखिएगा, चिबॉक, बोर्नो, सोकोटो एंड कुरीगा। न्यूज क्या थी? न्यूज थी वहां पे चिल्ड्रंस का अबडक्शन, ये सारी चीजें, लेकिन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वही पूछा जाएगा यूपीएससी में, तो वो मैंने आपको बता दिया। Now the next news is German chemical producer swaps oil for sugar in a bid to reduce कार्बन एमिशन। ठीक है, तो जर्मन केमिकल प्रोड्यूसर जो है उन्होंने ऑयल को रिप्लेस करके शुगर यूज किया है। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एट यहाँ पे यूरोप का जो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जर्मन ग्रुप है कोवेस्ट्रो नाम का, वो क्या कर रहा है कि जैसे नाउ दे आर यूजिंग शुगर एज द बेस मटेरियल इंस्टेड ऑफ ऑयल। ऑयल यूज कर रहे थे तो कार्बन एमिशन ज्यादा था, नाउ दे आर यूजिंग शुगर एज द बेस मटेरियल। ठीक है ना, और इसका यूज किया जाएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, एनीलाइन, या देखो लिखा है ना एनीलाइन, ANILINE, एनीलाइन इज अ केमिकल विच इज यूज्ड इन मेकिंग फोम्स। फोम बनाने के लिए जो यूज होता है केमिकल, उसको एनीलाइन बोलते हैं। एंड ये मैट्रेसेस और आर्म चेयर्स, बिल्डिंग इंसुलेशन, इन सबों पे भी काम आता है। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है एनीलाइन। इट इज यूज एज अ बेस इंग्रेडिएंट, अभी यूज करते हैं इसको। तो उसकी जगह अब हम ऑयल की जगह क्या यूज करेंगे? शुगर यूज करेंगे, तो उससे थोड़ा कार्बन एमिशन कम होगा। ये जर्मनी ने किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस